देखिए बच्चों, इसका 2.20 इसमें दिया हुआ है हमारे सौर परिवार से निकटतम तारा 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है। पारसेक में यह दूरी कितनी है? यानी जो दूरी दी हुई है प्रकाश वर्ष में उसको बदलना है पारसेक में, यानी पारसेक में बताना है यह दूरी कितनी है। यह तारा अल्फा सेंटोरी नामक तब कितना लंबन प्रदर्शित करेगा जब इसे सूर्य के परितः अपनी कक्षा में पृथ्वी के 2 स्थानों से जो 6 महीने के अंतराल पर है देखा जाएगा। आइए बच्चों, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दिया गया है सौर परिवार में निकटतम तारों की दूरी 4.29 प्रकाश वर्ष। तो इसको जब हम लोग पहले बदलेंगे किसमें? मीटर में। तो हम जानते हैं 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻15, यानी 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो जब 4.29 प्रकाश वर्ष दिया है तो इसको हम लोग बदलेंगे किसमें? मीटर में। तो 4.29 × 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये जो दूरी है वो तो मीटर में आ गई, किंतु अब इसको बदलना है पारसेक में। तो हम जानते हैं 1 पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो इस दूरी को यदि हम 3.08 × 10⁻16 को 16 से भाग कर दें तो ये किस में निकल जाएगा? पारसेक में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा गया आता है दूरी बराबर 4.29 × 9.46 × 10⁻15 जो लोग निकाले थे मीटर में, और बटे 1 पारसेक में इतने मीटर। तो इसको हम इतने से भाग कर देंगे तो सभी मान किस में निकल जाएंगे? पारसेक में। तो हमने क्या किया? 3.08 × 10⁻16 से डिवाइड कर दिया। तो ये आएगा 1.32 पारसेक, यानी ये मेरा पहला आंसर निकल गया। जो पूछा था कि जो दूरी प्रकाश वर्ष में दी थी उस दूरी को बताना था पारसेक में, तो कितना हो गया? 1.32 पारसेक। अब पूछा है वांछित लंबन। तो इसका फार्मूला होता है 2s, यानी जो हम लोग ये दूरी निकालते हैं, जो ये तारों पर सौर परिवार में निकटतम तारों की जो दूरी दिया है वो क्या होती है? यस हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे वांछित लंबन बराबर 2s इंटू चाप का 1 सेकेंड। चाप का 1 सेकेंड, ये फार्मूला होता है। तो 2s की वैल्यू जो निकाले हम लोग इंटू चाप का 1 सेकेंड, ये इसको हम 60 रूप में भी लिख सकते हैं। ये जो चाप का 1 सेकेंड है, यहाँ देखिए लास्ट में लिखे हैं, तो इसका गुणा कर देंगे तो 2.64 हो जाएगा चाप का 1 सेकेंड, या इसी को लिख सकते हैं 2.64, और ये आपको बताता है सेकेंड चाप, यानी इसको ऊपर से 2.64 सेकेंड चाप। आइए बच्चों, अब इसके अगले न्यूमेरिकल को 2.21 को देखा जाए। तो आइए आप लोग भी बुक में इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। इसमें दिया हुआ है भौतिक राशियों का परिशुद्ध मापन विज्ञान की आवश्यकताएं हैं। यानी भौतिक राशियों का जो परिशुद्ध मापन है वह विज्ञान के लिए आवश्यकताएं हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए किसी शत्रु के लड़ाकू जहाज की चाल सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही छोटे समय अंतरालों पर इसकी स्थिति का पता लगाने की कोई यथार्थ विधि होनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में रेडार की खोज के पीछे वास्तविक प्रयोजन यही था। आधुनिक विज्ञान की उन भिन्न उदाहरणों को सोचिए जिनमें लंबाई, समय, द्रव्यमान आदि के परिशुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। यानी आपको बताना है आधुनिक विज्ञान के उन भिन्न उदाहरणों को सोचिए, यानी उदाहरण आपको समझाना है आज के युग में जिनमें लंबाई, समय, द्रव्यमान आदि के परिशुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। अन्य जिस किसी विषय में भी आप बता सकते हैं, परिशुद्धता का मात्रात्मक धारणा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको करना है कि आधुनिक विज्ञान के आधार पर आपको बताना है कि लंबाई, समय, द्रव्यमान की परिशुद्धता का मापन का होना आवश्यक है। अगर आवश्यक है तो उसके कुछ उदाहरण बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आप सबसे पहले यह देखिए कि जो आकाशीय पिंड हैं, जो ग्रह हैं, तारे हैं, चंद्रमा है, अगर हम पृथ्वी से दूरी ज्ञात करते हैं तो पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने के लिए हमको मापन की आवश्यकता होती। तो अब बताइए, अगर समय मापन की आवश्यकता होती है तो समय के परिशुद्धता का ज्ञात होना आवश्यक है कि नहीं? अगर समय के परिशुद्धता का ज्ञान आवश्यक नहीं होता तो कोई भी अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचने में असफल रहता या किसी अन्य ग्रहों पे पहुंचने में क्या था, वो असफल रहता। जैसे थोड़ा भी समय में अगर त्रुटि हो जाए तो कोई भी चंद्रमा पे पहुंचने में क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार नाभिकीय भौतिकी में भी अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो परिशुद्धता का देखिए, परिशुद्धता का जो आवश्यकता है वह फिजिक्स के कई क्षेत्रों में बहुत ही जरूरी है। उनमें थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी त्रुटि बहुत बड़ी दुर्घटना कर सकती है। मैं भी आपको बताया कि अगर समय में थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो जो चंद्रमा पे पहुंचने का अभियान है वो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो उसमें परिशुद्ध मापन की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार चिकित्सा विज्ञान में आप देखिए परिशुद्धता की मापन की आवश्यकता होती है। आप देखिए, आप चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं, अगर आपके शरीर का सही जांच न हो तो कितनी बड़ी हानि या नुकसान हो सकता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी परिशुद्धता के मापन का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इससे हमको अनेक आविष्कारों की सही जानकारी भी प्राप्त होती है। तो ये रहा आपका 2.21। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। 2.21 में बताया गया था कि आप लंबाई, समय, द्रव्यमान को अपने आधुनिक विज्ञान में परिशुद्धता के आधार पर कुछ उदाहरण को बताइए। तो मैं आपको बताया कि इसका देखिए नेचर के क्षेत्र में, यानी प्रकृति के क्षेत्र में, फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, नाभिकीय भौतिकी के क्षेत्र में, इन सभी में परिशुद्धता की मापन का होना बहुत ही आवश्यक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भौतिक राशियों के परिशुद्ध मापन से ही अनेक आविष्कारों की सही जानकारी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भौतिक राशियों के परिशुद्ध मापन से ही अनेक आविष्कारों की सही जानकारी होती है। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 2.22। इसमें दिया हुआ है, जिस प्रकार विज्ञान में परिशुद्ध मापन आवश्यक है उसी प्रकार अल्प विकसित विचारों तथा सामान्य प्रेक्षणों को उपयोग करने वाली राशियों के स्थूल आकलन कर सकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन उपायों को सोचिए जिनके द्वारा आप निम्नलिखित का अनुमान लगा सकते हैं। जिसे आपको ये प्रश्न दिया गया है, इसको अनुमान पर आधारित आपको जवाब देना है। अनुमान लगा करके इसका आंसर देना है। जहां अनुमान लगाना कठिन है वहां राशि की ऊपरी सीमा पता लगाने का प्रयास कीजिए। आप चाहें तो इसको उदाहरण के माध्यम से भी, आंकिक मान को मानकर भी आप इसको समझा सकते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि मानसून की अवधि में भारत के ऊपर वर्षाधारी मेघों का कुल द्रव्यमान। अगर हमको मेघों का कुल द्रव्यमान चाहिए तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए मेघों का कुल द्रव्यमान। मेघों का कुल द्रव्यमान क्या हम लोग पढ़ते हैं, होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन गुणे घनत्व, यानी अगर हमको मेघों का कुल द्रव्यमान चाहिए तो क्या चाहिए, वर्षा का आयतन और किसका, जल का घनत्व। तो हम क्या करेंगे, मौसम विभाग से कुल हुई वर्षा की माप ज्ञात कर लेंगे जो आयतन हो जाएगा, और क्या, जल के घनत्व से अगर इसका हम गुणा करते हैं तो हमको क्या निकल जाएगा, जल का द्रव्यमान, यानी वो मेघों का कुल द्रव्यमान। एक बार सुनेंगे। सबसे पहले हम मौसम विभाग से पूरे भारत में हुई वर्षा की माप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है।
और वर्षा जल के आयतन में जल के घनत्व से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वर्षा जल का घनत्व निकल जाएगा। और जब वर्षा जल का घनत्व निकल जाएगा तो वर्षा जल का घनत्व ही क्या होगा, मेघों का कुल द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब आइए, अब देखिए बी है, किसी हाथी का द्रव्यमान। हम किसी हाथी के द्रव्यमान का अनुमान कैसे लगा सकते हैं, तो जहां आप देखे होंगे जिस कांटे पर ट्रक लदी हुई माल का हम द्रव्यमान ज्ञात करते हैं ना, ट्रक लदी हुई सामान का जहां द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, वहीं अगर हाथी को स्टैंड कर दिया जाए तो हाथी का द्रव्यमान हम अनुमान से ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो सी है, किसी तूफान की अवधि में वायु की चाल कैसे ज्ञात करते हैं, तो तूफान की अवधि में वायु द्वारा उत्पन्न दाब को मापकर वायु की चाल का आकलन किया जा सकता है। अगला है, आपके सिर के बालों की संख्या का आकलन कैसे कर सकते हैं। आपके सिर के बालों की संख्या का आकलन कैसे कर सकते हैं, तो बालों की संख्या के लिए हम संपूर्ण जो सिर है उसका अगर हमको एरिया मालूम चल जाए और एक बाल का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मालूम हो जाए, तो सिर के एरिया में एक बाल के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से भाग कर दिया जाए तो बालों की संख्या मालूम हो जाएगी। या इसको लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं हम लोग डी के लिए लिख सकते हैं, सिर पर बालों की संख्या, सिर पर बालों की संख्या बराबर सिर का संपूर्ण क्षेत्रफल, सिर का संपूर्ण क्षेत्रफल बटे एक बाल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सिर पर बालों की संख्या हम लिख सकते हैं, सिर का संपूर्ण क्षेत्रफल बटे एक बाल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये रहा सिर पर बालों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, इस फार्मूले के आधार पर हम सिर के बालों की संख्या का आकलन कर सकते हैं। अब आइए इसका देखिए, ई क्या है, आपके कक्षा के कमरों में, ई है आपके कक्षा के कमरे में वायु के अणुओं की संख्या। अगर हमको कमरे में वायु के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले उस कमरे का हमको क्या मालूम चाहिए, आयतन। उस कमरे का आयतन मालूम होना चाहिए। जैसे आयतन पढ़ रहे हैं LBH, उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कमरे का आयतन हमको मालूम होना चाहिए। और एक मोल वायु में अणुओं की संख्या, तो एक मोल वायु में अणुओं की संख्या को बोलते हैं अवगाद्रो संख्या। तो कमरे के आयतन जो LBH है या जो मान होगा, उस आयतन से अवगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद एक मोल वायु का आयतन जो 22.4 लीटर होता है, या उसको आप बदलेंगे मीटर में, 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब। एक मोल वायु के आयतन से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो निकल जाएगा आपके कक्षा के कमरे में वायु के अणुओं की संख्या। एक बार सुनेंगे, वायु के अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको उस कमरे का आयतन मालूम होना चाहिए और एक मोल वायु में अणुओं की संख्या, दोनों का गुणा कर देंगे और किससे भाग करेंगे, तो एक मोल वायु के आयतन से भाग कर देंगे तो निकल जाएगी उस कमरे में वायु के अणुओं की संख्या। उसको हम लोग भाषा में भी लिख सकते हैं, कक्षा के कमरे में वायु के अणुओं की संख्या बराबर कमरे का आयतन गुणे अवगाद्रो संख्या बटे एक मोल वायु का आयतन। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, इससे निकाल सकते हैं
कमरे के वायु के अणुओं की संख्या। कमरे का आयतन अवगाह्य संख्या मतलब क्या? अवगाह्य संख्या मतलब क्या? वायु के 1 मोल में अणुओं की संख्या। तो वायु के 1 मोल में अणुओं की संख्या बटे 1 मोल वायु का आयतन, अगर इससे भाग कर देंगे तो निकल जाएगा कक्षा के कमरे में वायु के अणुओं की संख्या। ऐसे हम अनुमान करके इनका जवाब दे सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 2.23। इसमें दिया हुआ है सूर्य एक उष्म प्लाज्मा आयनीकृत पदार्थ है जिसके आंतरिक क्रोड का ताप 10⁷ केल्विन से अधिक और बाह्य पृष्ठ का ताप लगभग 6000 केल्विन है। इतने अधिक ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस या तरल प्रावस्था में नहीं रह सकता है। जब इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो कह रहा है कि कोई भी पदार्थ ठोस या तरल प्रावस्था में नहीं रह सकता। आपको सूर्य का द्रव्यमान घनत्व किस परिसर में होने की आशा है? तो पूछा है कि जो सूर्य का द्रव्यमान घनत्व है वह किस परिसर में होने की आशा है। क्या यह ठोसों, तरलों या गैसों के घनत्वों के परिसर में है? क्या आपका अनुमान सही है? इसकी जांच आप निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर कर सकते हैं। यानी आपको सूर्य का द्रव्यमान दिया गया है 2 × 10⁻30 kg, सूर्य की त्रिज्या 7 × 10⁸ मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप सूर्य का द्रव्यमान और सूर्य की त्रिज्या दी हुई है, तो इस आधार पर आपको बताना है कि जो इसका द्रव्यमान घनत्व है वह किस परिसर में होना चाहिए। ठोस के रूप में होना चाहिए कि द्रव के रूप में कि गैस के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका घनत्व ज्ञात करेंगे, सूर्य का घनत्व ज्ञात करेंगे। और सूर्य का घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, क्योंकि हम जानते हैं घनत्व थोड़ा होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान तो सूर्य का दिया गया है लेकिन आयतन हमको नहीं दिया है। तो आयतन के लिए हम क्या करेंगे, 4/3 πr³ का प्रयोग करेंगे। तो 4/3 πr³ में देखिए उसकी त्रिज्या दी हुई है। तो हम इस त्रिज्या और द्रव्यमान के आधार पर हम सूर्य का घनत्व ज्ञात कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग सूर्य का आयतन ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमको घनत्व में चाहिए द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान दिया हुआ है और आयतन हम पहले निकाल लिया जाए। तो आइए हम लोग निकालते हैं पहले सूर्य का आयतन। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्या क्या दिया गया है, तो सूर्य का द्रव्यमान दिया है, सूर्य की त्रिज्या दी हुई है, तो हम क्या निकाल लेंगे सूर्य का आयतन। किस फार्मूले से, तो 4/3 πr³। 4/3 पाई की वैल्यू भर दीजिए। आर देखिए आर का मान दिया है 7 × 10⁸ मीटर, इसका हम होल क्यू कर देंगे। तो 4/3 पाई का मान फिर त्रिज्या का होल क्यू, जब इस मान का हम विस्तार करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 22 और ये 7 देख रहे हैं, ये 7 एक साथ कैंसिल हो जाएगा तो 7 × 7 हो जाएगा, 10⁸ 24 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.44 × 10⁻27 मीटर³। यानी हम क्या निकाल लिए, सूर्य का आयतन। अब देखिए सूर्य का घनत्व क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, सूर्य का घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन से। तो द्रव्यमान दिया हुआ है 2 × 10⁻30 kg, तो 2 × 10⁻30 kg हो गया। आयतन अभी हम लोग निकाले हैं 1.44 × 10⁻27 मीटर³। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 1.39 × 10⁻3 kg/मीटर³, या इसी को हम लिख सकते हैं 1.4 × 10⁻3 kg/मीटर³। तो प्यारे बच्चों, हमने सूर्य का घनत्व द्रव्यमान और आयतन के रूप में निकाला, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू आई 1.4 × 10⁻3 kg/मीटर³। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हम लोग निकाले हैं यह ठोस द्रवों के घनत्वों के परिसर में है, न कि गैसों के घनत्वों के परिसर में है। अतः सूर्य का द्रव्यमान घनत्व ठोसों द्रवों के घनत्वों के परिसरों के रूप में होता है। इसका 2.24, जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से
8,247 लाख किलोमीटर दूर होता है तो इसके व्यास की कोणीय माप क्या होती है? थीटा। कोणीय माप 35.72 सेकेंड का चाप है। बृहस्पति का व्यास परिकलित कीजिए। हमको ज्ञात करना है बृहस्पति का व्यास। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, ये अर्थ है, ये बृहस्पति आपका ग्रह हो गया। तो यही बृहस्पति ग्रह का जो व्यास है AB, इसको हम डी माने हैं, यही हमको ज्ञात करना है। बृहस्पति का व्यास जो है वह D हमको निकालना है। D भी कह सकते हैं, चाहे A भी कह सकते हैं। कोणीय माप, मेरे प्यारे बच्चों, कोणीय माप इसका थीटा दे दिया है 35.72 सेकेंड। और इसकी जो दूरी है पृथ्वी से, और जो ये ग्रह की जो दूरी है यस, वह दे दिया है। देखिए आप दिया हुआ है, जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 8,247 लाख किलोमीटर दूर होता है, यानी ये जो दूरी डिस्टेंस यस है वह दे दिया है 8,247 लाख किलोमीटर। तो हमको ज्ञात करना है कि बृहस्पति का व्यास कितना है। तो आइए हम जानते हैं, जो सूत्र होता है कि थीटा बराबर डी बाई एस। कोणीय माप थीटा बराबर होता है डी बाई एस। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग किसका मान निकाल लेंगे? डी का, जो कि बृहस्पति का व्यास है। तो आइए सबसे पहले ये देखें हम लोग कि एस की जो वैल्यू है वह लाख किमी में दिया है। इसको हम लोग किमी में केवल बदल दें तो हम लिख सकते हैं एस की वैल्यू को 8.247 × 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, थीटा आपको दिया है, जो कोणीय माप जो दिया है 35.72 सेकेंड के रूप में दिया है चाप। तो इसको हम लोग रेडियन में बदलेंगे। तो सबसे पहले इस दिए गए मान को हम अंश में बदलते हैं। तो अंश में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 35.72 बटे इस सेकेंड को जब बदलेंगे अंश के रूप में हो जाता है, बटे क्या करते हैं हम लोग 3600। ये क्या हो गया आपका अंश, यानी अब सेकेंड से क्या हो गया, ये अंश कितना हो गया, तो 35.72 बटे 3600 अंश। अब इस अंश को किसमें बदलेंगे हम लोग, रेडियन में। तो इस दिए गए मान को किससे गुणा कर देंगे, पाई बटा 180 से, तो क्या हो जाएगा रेडियन। तो अब इस थीटा की वैल्यू आ गई 35.72 बटे 3600 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। वी नो डैट, हम जानते हैं कि कोणीय जो माप होती है थीटा बराबर डी बाई एस। थीटा बराबर, ये थीटा बराबर होती है, देखिए ये जो होता है डी बाई एस, यानी व्यास और ये डिस्टेंस। तो हमको व्यास ज्ञात करना है किसका, बृहस्पति का। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस थीटा, इंटू कर देंगे तो एस थीटा हो जाएगी। अब मान को रख दीजिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एस की वैल्यू क्या है, तो 8.247 × 10⁸ हो गया। थीटा की वैल्यू क्या हो गई, जब हम रेडियन इसको चेंज किए तो 35.72 बटे 3600 गुणे पाई का वैल्यू 3.14 भर दीजिए बटे 180। मेरे प्यारे बच्चों, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, डी की जो वैल्यू आएगी 1.427 × 10⁵ किलोमीटर लगभग, या इसको लिख सकते हैं 1.43 गुणे 10⁵ किमी। ये रहा आपका किसका व्यास निकल गया, तो बृहस्पति का व्यास जो हमको ज्ञात करना था।